छुड़ा लो जज्बातों से, पीछा छुड़ा लो जज्बातों से। आज ऐसे महान शख्सियत की पुण्यतिथि है जिन्होंने बहुजन समाज को एक राजनीति के लिए नई रास्ता दी, जिन्होंने अपना पूरा संघर्ष, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए निछावर कर दिया। वो ऐसा शख्सियत जिसके बारे में हमें हर मंचों से बात करना चाहिए, मानवर कांसीराम साहब की बात करना चाहिए। मानवर कांसीराम साहब इस समाज को वो अपने भाषण में कहते हैं कि यह समाज लुटलट समाज है। इस समाज को सही करने के लिए, सही जगह में लाने के लिए जेसीबी की जरूरत है, क्योंकि जब कोई ट्रेन अपने रास्ते से भटक जाती है और बेरास्ता चलने लगती है तो वहाँ पर जेसीबी की जरूरत होती है। लेकिन बहुजन समाज आज अपने रास्ते से भटक गया है, इसके लिए भी जेसीबी की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगी कि जेसीबी क्या है। जाते ज्योतिबा फुले है, सीधे छत्रपति साहू जी महाराजा है और बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, इन महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इनके विचारधारा में चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम शिक्षित तो बन रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और अगर संगठित हो पा रहे हैं तो संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। हम नाम लेते हैं महापुरुषों का और हम बात करते हैं महापुरुषों के कि कहते हैं कि हम बाबा साहब को पढ़ लिए। अरे आप क्या पढ़ लिए? पढ़ तो मानवर कांसीराम साहब लिए थे, सिर्फ उन्होंने एक किताब पढ़ा था, इन रिलेशन ऑफ कास्ट, और वो पागल हो गए थे एक किताब पढ़ने की वजह से। अब पूरी जिंदगी बहुजन समाज के लिए लगा दिया। ये पागलपन होता है, ये नहीं। जय भीम बोलने से हमारे समाज का कुछ होने वाला नहीं है। हमें जय भीम के साथ साथ बहुजन समाज के हर महापुरुषों को, विचारधारा को और कैडर के मंच से हमें अपने बहुजन समाज के बीच में बताने की जरूरत है। बाबा साहब जैसे मानवर कांसीराम साहब का कहना था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतने, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसके हिस्सेदारी। और कांसीराम साहब तेरी नेक कमाई, सुनी सोती कौन जगाई, सुनी सोती कौन जगाई। भारत की मजबूरी है और कांसीराम जरूरी है। भारत की मजबूरी है, डॉक्टर भीमराव जरूरी है। तो आज यह समाज है। और मैं बता दूं कि आज हमारे लोग, कांसीराम साहब भी कहते थे और बाबा साहब कहते थे कि वोट और बेटी कभी बेची नहीं जाती। बेटी एक समझदार के हाथों में सौंपी जाती है और वोट भी एक समझदार व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाता है। लेकिन आज हमारे लोग क्या करते हैं कि एक मुर्गा और दारू में अपना वोट बेचने का काम करते हैं। और आज हम 85% के लोग, फिर भी आज हमारी सत्ता नहीं है। 17% के लोग आज हमारे कुर्सी में बैठ करके हमारे ऊपर राज चलाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारी गलती है, हमारे जो नेता हैं उनकी गलती है कि आज वो पीआईपी हो जाते हैं, छोटा सा पद पाते हैं और पीआईपी बन जाते हैं। मैं कांसीराम साहब की बात बताना चाहूंगी कि एक बार ऐसा हुआ था कि कांसीराम साहब अपने कमरे में थे और उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। उनकी ऐसी दशा थी कि अभी हमारे भाई चंद्रशेखर जी भी बता रहे थे, उनके बारे में बहुत गहनता से एक एक चीज बताई मानवर कांसीराम साहब के बारे में। तो उनको मिलने आए कुछ लोग और देखे कि वहीं पे मिलने जा रहे थे और कमरे के बाहर उनकी अंडरवियर और बनियान पकड़ी हुई थी। इतने छेद थे अंडरवियर और बनियान में कि उन्होंने एक साइकिल लेके मिलने गए थे और उस कपड़े से साइकिल के फोर्स करके और वहाँ पे फेंक दिया। लेकिन जब वो तैयार हुए मानवर कांसीराम साहब और बोले कि मेरे यहाँ कपड़े डले थे, वो कहाँ चले गए, तो वही लोग कहने लगे
सावित्री बाई की देन है। माता रमाई ने अगर त्याग न किया होता तो आज बाबा साहब पढ़ करके हमें संविधान में हिंदू कोड बिल न दिए होते। बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ था, विदेश से पढ़ करके बाबा साहब आए थे, गोलमेज सम्मेलन से वापस आए थे, तो कई भारत में कई जगह उनको सम्मान में मंच लगाए गए और उस मंच में जब वो जाने लगे तो माता रमाई बोली, क्योंकि माता रमाई उनकी पत्नी थी बाबा साहब की, माता रमाई बोली कि साहब आज आपका सम्मान देखने मैं भी चलूंगी। बाबा साहब कहे आप क्या करोगी वहां जाकर, लेकिन उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। बाबा साहब वहां चले जाते हैं घर से उस मंच के पास और वहां मंच में बैठे होते हैं और माता रमाई भी तैयार हो जाती है और माता रमाई सोचती है कि मैं क्या पहन के जाऊं। साड़ी निकालती है अपने बक्से से, वो साड़ी इतनी पुरानी थी कि वो साड़ी जैसे खोलती है तो साड़ी अपने आप फटने लगती है। इसके बाद बाबा साहब का मन सम्मान हुआ था, बाबा साहब का सम्मान हुआ था एक जगह पगड़ी के द्वारा, उस पगड़ी को खोलती है और पगड़ी को उस लपेट करके उस मंच के पास जाती है और दूर खड़े होकर सुनने लगती हैं। बाबा साहब भी मंच से देखते हैं कि माता रमाई भी यहाँ पर आई हुई है और माता रमाई भी देख रही है। बाबा साहब देखते हैं कि आज रमाई भी खुश हुई होगी, मैं मंच में यहाँ पर बैठा हूँ। और जैसे खत्म होता है वह कार्यक्रम, माता रमाई अपने घर जाती हैं, उस साड़ी को उस पगड़ी को उसी तरह मोड़ करके रख देती हैं और बाबा साहब जब वापस जाते हैं घर और माता रमाई के हाथ में हाथ धर करके बात करने लगते हैं कि माता रमाई मैं ऐसा आपका अभागा पति हूँ कि आपको एक साड़ी तक नहीं पहना सकता। माता रमाई वही रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि साहब ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, मैं फटी साड़ी पहन करके अपनी जिंदगी को बिता लूंगी, लेकिन मेरा कहना है कि आने वाले समय में मेरे बहुजन समाज की महिलाएं बिना साड़ी के न रह जाए। और आज अगर देखा जाए कि हर महिला के पास एक नहीं सैकड़ों साड़ियां रखती रहती हैं, तो अगर इसका अधिकार और आपको साड़ी पहनने का मौका मिल रहा है अच्छी से अच्छी, तो ये माता रमाई की देन है और माता सावित्री बाई की देन है। माता सावित्री बाई जब महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए उन्होंने विद्यालय खोला और शिक्षा के लिए वो प्रयास की, तो जब वो पढ़ाने जाती थी तो कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग उनके ऊपर कीचड़ डालने का काम करते थे। वो सावित्री बाई फुले जो एक साड़ी अपने जेब में एक बैग में डाल करके जाती थी और जब रास्ते से निकलती थी तो जो साड़ी पहन कर जाया करती थी वो साड़ी गंदी हो जाती थी और वो साड़ी वहाँ पर बदलती थी, दूसरी साड़ी पहन करके लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी और इसके बाद वो अपने घर चली आती थी। ऐसे थे हमारे महापुरुष। आज हम अपने महापुरुष को नहीं जानते, आज हम अंधविश्वास पखंडवाद में बिजी हैं, लेकिन इन चीजों को छोड़ करके हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा। बाबा साहब भी कहते थे कि शिक्षा वैसे ही का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। बाबा साहब यह भी कहते हैं